नमस्कार बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी प्लानिंग। हर नगर निगम का अलग बनेगा घोषणा पत्र, जहां 16 नगर निगम के लिए 16 घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे। प्रदेश स्तर का अलग से जारी किया जाएगा घोषणा पत्र। निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में फैसला हुआ है। 27% से ज्यादा ओबीसी को टिकट देने के लिए फिर से होगा सर्वे। ओबीसी आबादी के हिसाब से किया जाएगा टिकट का फैसला। तो बीजेपी का ये एक नया प्लान है, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने हर नगर निगम के लिए घोषणा पत्र जारी करने की बात कही है। यानी कि कुल 16 नगर निगम के लिए 16 घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे। प्रदेश स्तर का अलग से जारी किया जाएगा घोषणा पत्र। निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में फैसला हुआ है और साथ ही 27% से ज्यादा ओबीसी को टिकट देने के लिए फिर से सर्वे होगा। ओबीसी आबादी के हिसाब से टिकट का फैसला होगा। और भोपाल से एक खबर है, जहां बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक, जहां बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे मौजूद रहे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति बनी हुई है। पहले हमारी सारी तैयारी हुई थी, बाद में ये काम रुक गया था चुनाव स्थगित होने के कारण। अब जो चुनाव की संभावना है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे और प्रदेश प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, संगठन मंत्री जी ने पूरी कमेटी के साथ पिछली सब बातों को रिवाइज किया है और उनमें अगर कोई जरूरी संशोधन है उसको करने के लिए कहा है। हमारी कमेटी अभी घंटे भर बाद फिर बैठेगी, उस पर डिटेल चर्चा करेगी। जिलों का फिर से हम बंटवारा करेंगे। समिति के सभी सदस्य जिलों में जाएंगे और चुनाव के काम को गति प्रदान करेंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत से जीते, ये प्रयास समिति का होगा। घोषणा पत्र को लेकर भी कुछ तय? घोषणा पत्र में बहुत से पॉइंट निकल कर आए थे। आपको मालूम है कि जगह जगह जाकर और प्रबुद्धजनों के, विशिष्ट जनों के सुझाव लेकर उस आधार पर हमने घोषणा पत्र की कुछ तैयारी की थी। उसको भी रिवाइज करेंगे और फिर अंतिम रूप दिया जाएगा। नगरीय निकाय स्तर पर प्रदेश नगर निगम क्षेत्र के तो अलग अलग आएंगे ही, प्रदेश स्तर का भी एक रहेगा कॉमन इशू जो है, और कुछ नगर पालिकाएं जो बड़ी हैं उनका भी अपना आएगा। नए सिरे से सर्वे करने की बात? देखिए, सर्वे तो अब साल भर पुराना सर्वे और आज के सर्वे में जब अंतर आता है। आज की आवश्यकता के अनुरूप और सर्वे पार्टी कराएगी। सर, ये भी कहा गया कि 27% को देंगे, लेकिन मान लीजिए वहाँ कोई जनरल आपका उम्मीदवार होगा मजबूत, तो ये क्राइटेरिया कुछ तय कैसे? देखिए, वैसे भी पार्टी 27% से अधिक ओबीसी कार्यकर्ताओं को टिकट देती रही है। भोपाल नगर निगम में पिछली बार हमने सामान्य सीटें से अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को लड़ाया और चुनाव जिताया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, इस सब में आरक्षण से ज्यादा पहले भी उम्मीदवारों को लड़ाती रही है। तो 27% से कम का सवाल ही नहीं। तो सुना आपने, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक हो रही है और ये भी जानकारी है कि कुछ देर बाद फिर से बैठक शुरू होगी। तो अभी तक की बैठक में क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए, बिल्कुल आज 3 बैठकें होनी है। पहली बैठक जिसके बारे में उमाशंकर गुप्ता जानकारी दे रहे थे, पूर्व मंत्री हैं, संयोजक हैं निकाय चुनाव संचालन समिति की। इसके बाद में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसके संचालन की एक समिति बनी है। फिर प्रबंध समिति एक बनी है जिसकी बैठक शाम को आखिरी 5 बजे होगी। तो आज 3 बैठकें हैं, जिनमें से एक बैठक हो गई है। जहां तक इस बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी का है, तो जैसा कि उमाशंकर गुप्ता बता भी रहे थे कि पार्टी ने ये तय किया है कि जो नगर निगम है, 16 नगर निगम, उन सभी का जो घोषणा पत्र है वो नगर निगम स्तर पर जारी किया जाएगा और उसे बनाने के लिए अलग अलग जो सुझाव लेने का काम है, जैसे कि विधानसभा में भी बीजेपी ने किया था कि अलग अलग वर्ग के प्रबुद्धजनों से, युवाओं से, महिलाओं से सबके सुझाव लेकर जो घोषणा पत्र है वो जारी किया था। तो ये तय किया गया है कि इसी को लेकर शरद आपको रोकना चाहूंगी, इसी को लेकर सवाल हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, आशीष अग्रवाल जी और साथ ही अजय सिंह यादव, आप कांग्रेस से ही जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो आशीष जी, आपसे सवाल है कि 16 नगर निगम के लिए 16 घोषणा पत्र, जरूरत क्या आन पड़ी इसकी? ये तो एक आदर्श स्थिति और परिस्थिति है। देखिए, सबसे पहले तो घोषणा पत्रों को बड़ी ईमानदारी और गंभीरता से लाने का काम
और उसके बाद उनको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं थी तो उससे पहले घोषणा पत्र एक रद्दी का टुकड़ा होती थी, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप कांग्रेस के 20 साल पहले के घोषणा पत्र निकालें और 2018 और 19 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र निकालें, 80% एक से हैं, क्योंकि कभी इन्होंने पूरा करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसीलिए देश में एक टर्म चली थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। अब बात आती है नगरीय निकायों के लिए अलग से क्यों। नगरीय निकाय मतलब नगर सरकार, नगर सरकार के अलग विषय होते हैं जो विधानसभा और लोकसभा से अतिरिक्त होते हैं। तो उस क्षेत्र की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करते हुए जो घोषणा पत्र होने चाहिए वो हम लाएंगे, और उसके बाद जब अगली बार जनता के बीच जाएंगे तो कितना हमने उन घोषणाओं को पूरा किया इसके रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। अच्छा, फिर प्रदेश स्तर का अलग से एक घोषणा पत्र भी जारी होगा? पहले ये घोषणा पत्र होता था, अब घोषणा पत्रों हो गया है। देखिए बात वही है कि आप जनता के बीच किस विषय पर वोट मांगने जा रहे हो, आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चाहते हो कि जनता उस पर वोट दे, और पिछले बार आपने कौन से वादे किए थे उनको आपने पूरा किया नहीं किया। यही दो लोकतंत्र की मजबूती से वोट मांगने के आधार होने चाहिए। मैंने दोबारा बताया कि प्रदेश का घोषणा पत्र व्यापक विधानसभा स्तर का घोषणा पत्र होता है, और जब आप नगरीय निकाय में जाते हैं तो नगर की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं वो विधानसभा के घोषणा पत्र में लाना संभव नहीं होता। तो नगरीय निकाय के अलग से घोषणा पत्र होने चाहिए, और ये एक आदर्श स्थिति है। देखिए इस आदर्श स्थिति को लेकर अजय जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको रोकना चाहूंगी मैं। अजय जी, किस तरीके से देखते हैं आप? आशीष जी का तो ये कहना है कि प्रत्येक जो नगर निगम है वहां की क्या स्थिति है, क्या जरूरत है, उस हिसाब से घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा, उन वादों को जो किए जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इन्हें? देखिए रेणु जी, मध्य प्रदेश के 16 की 16 नगर निगम और अधिकांश नगर पालिका और नगर पंचायतों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। भाजपा ने जिस तरह से झूठ बोलकर प्रपंच करके चुनाव जीता था, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र क्यों ला रही है? उन्हें अपने 5 साल पहले का रिपोर्ट कार्ड लाना चाहिए कि 5 साल में क्या परफॉर्मेंस किया है। वो हर नगर निगम में क्यों नहीं बताते हैं कि उनकी उपलब्धियां क्या है, या केवल पिछली बार के झूठ पूरे नहीं हुए और नए झूठे वादे करने निकल पड़े। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, झूठे वादे नहीं करते। 15 लाख रुपए दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 50,000 तक का किसान कर्जा माफ कर देंगे। सारी घोषणाएं पूरी कर दी, आशीष जी को मिल गई होंगी, उनके परिवार वालों को मिल गई होंगी। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ की पोल खोलेगी कांग्रेस पार्टी। नगरीय निकायों में जिस तरह की अव्यवस्था है, ग्वालियर के जहां आशीष जी स्वयं है, सांसद तेजस्वी जी ने लिखा था कि कमिश्नर काम नहीं कर रहे हैं, हम जनता के बीच में मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। ये ग्वालियर की स्थिति थी, यही स्थिति इंदौर। अब देखना यह है कि 16 जो घोषणा पत्र जारी होंगे, जो 16 नगर निगम के लिए, उनमें क्या क्या मुद्दे रहते हैं, कितना जनता से जुड़े मुद्दे रहते हैं, ये भी देखना होगा, और इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी कम से जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। शरद, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। अगली खबर है, जहां सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी आज जेल भरो आंदोलन कर रही है। रायपुर के कालीबाड़ी से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए। कालीबाड़ी से आकाशवाणी होते हुए बीजेपी कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने निकले। बीजेपी ने सरकार पर लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का आरोप लगाया है। रायपुर से खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चकमा दिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चकमा दिया। बृजमोहन की अगुवाई वाले कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चकमा दिया। कालीबाड़ी के बदले घड़ी चौक पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। काली माता मंदिर के सामने इंतजार करती रही पुलिस। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार पुलिस को भी चकमा देते रहे। पहले ये था कि कालीबाड़ी चौक से लेकर जो बृजमोहन अग्रवाल की अगुवाई में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कालीबाड़ी आकाशवाणी चौक जो स्थित है कालीबाड़ी मंदिर की तरफ जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरे बैरिकेड्स लगाए हुए थे। बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान है, यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किए गए थे। और हर बार यही होता है कि यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो बैरिकेड्स हैं या जो ये जो चादर लगाई गई है इसको
लांघ करके वो जो है लोहे की जो चादर लगाई गई उसको लांघ करके सीएम हाउस तक के पहुंचे। अमूमन ये होता है कि प्रोटेस्ट यहाँ पर जो है वो रोक दिया जाता है और या फिर उनको गिरफ्तारी यहीं से हो जाती है, और ये वजह कि यहाँ पर बस भी पुलिस ने खड़ी रखी हुई थी। लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हालांकि पहले से पता था और वो ऐन वक्त तक ये करते रहे कि वो इस तरफ ही प्रोटेस्ट करते हुए आएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता बदला और वो घड़ी चौक की तरफ निकल गए। तो जगह जगह पर कई बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना रूट चेंज करते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अगली खबर है जहां पर सरकार की कथित अलोकतांत्रिक नीतियों के खिलाफ बीजेपी आज प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन कर रही है। आंदोलन का बिलासपुर में खासा असर दिखाई दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ ही पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के साथ ही हजारों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष ने रैली निकाली और वहां नेहरू चौक सभा स्थल पर पहुंचे। नेताओं ने यहां पर राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेहरू चौक से पार्टी के सभी बड़े नेता कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जमकर झूमा झटकी हुई। नेता प्रतिपक्ष खुद बैरिकेडिंग तक पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर हमला किया। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि पहली तस्वीर में बाइक से नेता प्रतिपक्ष निकल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर है सरकार के खिलाफ काफी हल्ला बोल देखने को मिला। बड़े बड़े पोस्टर भी यहां पर नजर आए हैं। तो वहीं पुलिस के साथ कार्यकर्ता भिड़ गए और नेता प्रतिपक्ष ने काफी जोश यहां पर दिखाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। और सहयोगी ममता जुड़ गई है। ममता, हम देख पा रहे हैं कि काफी जोश में नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, काफी हंगामे के आसार भी बनते नजर आए हैं। अभी क्या तस्वीरें हैं? राजधानी रायपुर के घड़ी चौक में इस वक्त मौजूद है और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जो कालीबाड़ी से काली माता मंदिर की तरफ आने वाले थे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त अपना रूट बदला, पुलिस को चकमा देते हुए यहाँ पर घड़ी चौक पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घड़ी चौक में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि काले गुब्बारे जो है वो है और काले गुब्बारे वो यहाँ पर लहरा रहे हैं। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं कि समर्थकों की भीड़ लगातार यहाँ पर जुटी हुई है और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि तब तक वो प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक के जो सरकार है वो अपने नियम को वापस नहीं लेती है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जो कहा था कि बीजेपी ने कहा जो कहना है कि कांग्रेस के समय से जो नियम है, बीजेपी के समय से जो नियम है कांग्रेस का कहना है, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने दिखाया कि वो नियम कहां पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग चौक से जो है वो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी और घड़ी चौक में ये लगातार प्रोटेस्ट जारी है। घड़ी चौक के इस तरफ जो है कार्यकर्ता है, लगातार पुलिस ये कह रही है कि आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं। पुलिस ने यहाँ पर बसों में यहाँ तैनात रही है, लेकिन किसी को अभी बसों में बैठाया नहीं जा सका है। जी बिल्कुल, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं ममता, तो किस तरीके से जेल भरो आंदोलन के लिए आए हुए हैं, किस तरीके से इनको हिरासत में लिया जाएगा, क्या गाड़ियां वहां पर नजर आ रही हैं, क्या कोई जानकारी इस बाबत मिल पाई है? बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो बस खड़ी रखी गई है। लगातार यहाँ पर एक के बाद एक बसें यहाँ पर खड़ी है। इन बसों में ये तैयारी है कि इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जो है वो जेल सेंट्रल जेल ले जाया जाए या यहाँ से बाहर कहीं पर छोड़ा जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बसें यहाँ पर तैनात की गई है। उस तरफ भी आप देखेंगे पीछे जो है लगातार इसी तरीके से जो गिरफ्तारी पार्टी ये करीबन जो है वो लगातार ये बसें यहाँ पर तैनात की गई, लेकिन अभी किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ पर नहीं जो है वो गिरफ्तार करके यहाँ पर नहीं रख सकी है पुलिस। ये जरूर है कि पुलिस की टीम तैनात है। और आप देख सकते हैं कि लगातार मेरे पीछे आप सुनेंगे कि आवाज आ रही है कि आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है, आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन गिरफ्तार करके इनको अभी बसों से रवाना नहीं किया गया है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता अच्छा ममता, यहाँ पर एक तस्वीर और हम देख पा रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही है कि महिलाएं भी पहुंची हुई है। आपको दिखाई देंगे कार्यकर्ता,
बिल्कुल, देखिए महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई है और आपने देखा अभी कि ये बिल्कुल, चादर आप है, लगातार ये कवरेज जो करते लोहे की रहे ममता, चादर- शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। और आपने देखा यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, बस खड़ी हैं, गिरफ्तारी के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वहीं अगली खबर है जहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सोमवार को लगातार तीसरे दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी कार्य संपन्न हुआ। सर्वे के खत्म होने के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने कुएं में शिवलिंग के होने और न होने को लेकर अपने अपने दावे किए। हिंदू पक्षकार और वकील विष्णु जैन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है और उसकी प्रोटेक्शन लेने के लिए वह सिविल कोर्ट जा रहे हैं। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग राय है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपना दावा करते हुए कहा है कि सर्वे के दौरान कुएं से शिवलिंग नहीं मिला है। हम जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। बाबा मिल गया। आज और आगे और आगे। बाबा मिल गए। तो भाई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 17 मई को इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में मामले की सुनवाई लिस्टेड है। तो ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट 17 मई को मामले की सुनवाई करेगा। बता दें कि ये जो पूरा मामला है, लगातार इसको लेकर सियासत हो रही है और लिस्ट में मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में मामले की सुनवाई होगी। वापी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि जो वहां की निचली अदालत है जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में होने वाले सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कल की सुनवाई बेहद अहम है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। वहीं कल इस पूरे मामले में वाराणसी के निचली अदालत में भी सुनवाई होनी है, जहां पर यह रिपोर्ट देना है कि जो 3 दिन का सर्वे का आदेश दिया गया था वो सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर क्या कुछ बड़े आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबर जबलपुर से, जहां पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई। सट्टा किंग के ठिकानों पर चला बुलडोजर। सतीश संकपाल के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। अवैध मकान पर कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया गया था। दुबई में रहकर ये सट्टा खिला रहा था। आरोपी सतीश पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और अब जो कार्रवाई की गई इसमें एक बड़ा सा बंगला था जो कि सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसे जमींदोज किया गया।